तो विस्कोसिटी का पहला फॉर्मूला, या विस्कोसिटी है क्या चीज़? विस्कोसिटी है प्रॉपर्टी है एक लिक्विड की, कि वो लिक्विड जब मूव करता है, जब फ्लो करता है, तो अपने अंदर अपने आप को ही एक फोर्स लगा के रेजिस्ट करता है। तो जिसमें ये रेजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा है हम बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और जिसमें विस्कस फोर्स कम है उसकी विस्कोसिटी कम है। तो ये सारी फ्रिक्शनल फोर्स का गेम है। तो रूल नंबर 1, हम ये मानते हैं कि लिक्विड जब मूव करता है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है। आप लिक्विड की कोई भी दो लेयर्स ले लें, एक लेयर ऊपर की एक नीचे की, और इनके बीच में जो फोर्स है वो F है और वेलोसिटी का डिफरेंस dv है। तो दो लेयर्स के बीच में पहला फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला माइनस ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये पहला फॉर्मूला है इस लेक्चर का। इसके अंदर ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एसआई सिस्टम में यूनिट डेकापॉइस हैं और सीजीएस में पॉइस है, और एक डेकापॉइस 10 पॉइस के इक्वल है। दूसरा फॉर्मूला है इसमें कि अगर आपके पास मान लो एक ट्यूब है और एक ट्यूब या एक पाइप है, उस पाइप में प्रेशर का डिफरेंस P है, लेंथ इसकी L है, तो ये ट्यूब में से कितना वॉल्यूम मूव कर रहा है पर सेकेंड, इसका रेडियस R है, उसका फॉर्मूला है पाई बाई 8 PR4 बाई ईटा टाइम्स L। तो ये फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है? ये फॉर्मूला दे रहा है आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का दूसरा फॉर्मूला। P का मतलब है प्रेशर का डिफरेंस। ठीक, दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर है। तीसरा, अगर आपके पास एक सपोज स्फेयर है, एक स्फेयर एक लिक्विड के अंदर आपने नीचे जा रहे हैं, तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर ऑफ वी है। तो एक स्फेयर का रेडियस अगर आर है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगी? 6 पाई ईटा आर वी लगेगी। इसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, आपके पास अगर कोई स्फेयर है या कोई बॉडी है, आपने उसको लिक्विड में डाल दिया और ड्रॉप कर दिया, होगा क्या? वो सबसे पहले उसका वेट उसको नीचे लेके जाएगा, अब थ्रस्ट ऊपर लगेगा और फोर्स ऑफ बॉयंसी भी ऊपर लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स भी ऊपर लगेगी। तो शुरू में क्या होगा? वेलोसिटी स्लो है, कम है, तो ये फोर्स जीरो होगी, इनिशियली F0 होगा। तो वेट इसे नीचे लेके आएगा और नेट फोर्स क्या होगी? वेट माइनस अप थ्रस्ट। अब क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो F की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे की फोर्स। ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर हो जाएगी, और जब ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो लिखो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। ये टर्मिनल का फॉर्मूला है। इसमें पहली डेंसिटी जो होती है वो बॉडी की डेंसिटी होती है, और दूसरी डेंसिटी जो होती है वो मीडियम की डेंसिटी होती है, कि किस मीडियम में बॉडी मूव कर रही है। जैसे अगर मान लो स्फेयर मूव कर रहा है, तो अगर एक स्फेयर मूव कर रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि स्फेयर की डेंसिटी है और बाहर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी है। और अगर मान लो एक रेन ड्रॉप मूव कर रहा है तो पहली डेंसिटी रेन ड्रॉप की और बाहर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी है। तो मीडियम की डेंसिटी जो है वो सेकेंड डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी फर्स्ट डेंसिटी है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये इक्वेशन ट्रू होगी, ऊपर और नीचे की फोर्सेस अगर बराबर हैं। वो कभी कभी क्या करेगा? वो कभी कभी ये कहेगा अब थ्रस्ट छोड़ दो, मीन्स की प्रॉब्लम में कहेगा नेग्लेक्ट अप थ्रस्ट। जब नेग्लेक्ट अप थ्रस्ट होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? F इज इक्वल टू डब्ल्यू। फिर ये फॉर्मूला मत लगाना। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब तीन की तीन फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हैं। जब एक फोर्स उड़ जाएगी तो फॉर्मूला फेल है, फिर डेरिवेशन खुद बनानी पड़ेगी। आज हम उसको क्लास में देखेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला याद रखना, और ये इसके फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, पॉइसलीज फॉर्मूला हमने किया। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला पाई बाई 8 डेल्टा पी R4 बाई ईटा L है। तुम अगर डेल्टा पी को ऊपर रख लो, बाकी सारी टर्म नीचे ले आओ, तो ये प्रेशर का डिफरेंस है। तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ऐसी करंट नहीं, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड नहीं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लिक्विड करंट है,
लिक्विड करंट है प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को नोट कर लें, यूज करेंगे इसे लिक्विड की रेजिस्टेंस। तो ये पानी की या लिक्विड की रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला ये यूज हो सकता है, और ये तब यूज होता है जब पाइप सीरीज में और पाइप्स पैरेलल में, तब इसकी एप्लीकेशन है। ये सारा हमने किया था, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। मेन फॉर्मूलाज हैं जो यूज होंगे इसमें। मैंने लिक्विड की रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, मैं डेल्टा पी को ऊपर रख के बाकी सब कुछ नीचे ले आता हूँ, तो ये अपने आप मुझे याद आ जाता है ये लिक्विड की रेजिस्टेंस है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके अंदर एक ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या करना है इसको देखते हैं। ये किया नहीं हुआ था हमने ये, तो इस न्यूमेरिकल में ये गिवन है, स्फीयर इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड में स्फीयर को ड्रॉप कर दिया विद इन अ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। टेकिंग एवरेज एक्सेलरेशन, ये वर्ड एवरेज एक्सेलरेशन यूज क्यों कर रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन क्यों कर रहा है यूज? क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स है। जब हमने एक टर्मिनल वेलोसिटी का भी डेरिवेशन की थी, तो कौन बॉडी को नीचे लेके आ रहा है, उसका वेट। ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है, यू, अप थ्रस्ट, और एक एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब वी हर वक्त चेंज हो रहा है, नेट फोर्स हर वक्त चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हर वक्त चेंज हो रही है, तो ए की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या होती जा रही है, चेंज। अब ये तो कैलकुलस की प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रॉब्लम कैलकुलस से ना करने की बजाय वो कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन ले लो। तो एवरेज का मतलब कि आप एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले लो पूरे रास्ते की, क्या होगी, और वो एक्सेलरेशन होगी क्या, वो कह रहे हैं वो जो एक्सेलरेशन होगी वो हाफ द इनिशियल एक्सेलरेशन है। अब ये इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन निकालनी आसान है। इनिशियल एक्सेलरेशन में मान लो ये बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है, बॉडी पे कौन एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा, बॉडी पे अप थ्रस्ट एक्ट करेगा, नेट फोर्स क्या होगी, mg माइनस अप थ्रस्ट इज नेट फोर्स। mg का मतलब बॉडी का वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी इनटू जी, अप थ्रस्ट में बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी यूज करते हैं, और इज इक्वल टू m में। ये जो a आएगा ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी इसमें, ये इसमें, ये इसके अंदर इनिशियल एक्सेलरेशन होगी। इनिशियल वर्ड इसलिए क्योंकि बॉडी को इनिशियली उसको ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन है। मास को लिखेंगे बॉडी की वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी, ये जो एक्सेलरेशन आएगी वो इनिशियल एक्सेलरेशन है। लेकिन उसने क्या बोला, जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज, वो हाफ द इनिशियल एक्सेलरेशन है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन अगर ए है, जो भी हमने निकाली, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कौन सी एक्सेलरेशन आ जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन आएगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। मैं एवरेज क्यों इंटरेस्टेड हूँ एवरेज में, ताकि मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि वही इक्वेशन तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं टेकिंग एवरेज एक्सेलरेशन हाफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, बताओ टाइम टेकन टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी। तो कुछ समय लिया होगा बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के लिए, कुछ समय लिया, तो प्रूव करो वो जो समय है, जो टाइम की वैल्यू है, वो लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। काम करते हैं, काइनेमेटिक्स लगाते हैं। मान लो बॉडी इनिशियल रेस्ट से चली और थोड़ी देर में उससे टर्मिनल अक्वायर कर ली वी, और एक्सेलरेशन ए डैश है और टी टाइम में अक्वायर कर ली, तो वी इज यू प्लस ए डैश इंटू टी लगा दिया। ए डैश की वैल्यू, टर्मिनल का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, जब बॉडी टर्मिनल अटेन कर लेगी तो टर्मिनल का फॉर्मूला पुट कर दिया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, हाफ दी इनिशियल एक्सेलरेशन, और इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होती है वो हमने निकाल ली। तो अगर तुम यहाँ पे पुट करो, टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, टाइम जो है वो बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, सिग्मा यानी कि लिक्विड की डेंसिटी बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि ये जो टाइम है रो रेज टू पावर 0 पे डिपेंडेंट है, रेज टू पावर 1 पे डिपेंडेंट है, रेज टू पावर 2 पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ आएगा। सिग्मा के साथ कैसे रिलेटेड है, ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन का कैसे काम कर रहा है इसमें। तो जैसे ये सारा क्वेश्चन हमने इलास्टिसिटी में कर लिए थे, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी करने की। जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे तो इसके लिए मैथ्स की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली describes variation of speed v and acceleration a of a point mass falling vertically in a viscous liquid
और फोर्स इसमें F इज इक्वल टू 6/η/RV की जगह कोई नई फोर्स बता दी -K/V। माइनस साइन का मतलब रेजिस्टिंग फोर्स है, तो ये एक रेजिस्टिंग फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है। आप बस मुझे एक लॉजिक बताओ, जब एक स्फेयर को आपने ड्रॉप किया किसी विस्कस लिक्विड में, वो स्फेयर नीचे 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 जाएगा और विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत देर के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। पहला ग्राफ तो मतलब ही नहीं हो जाए, वो कह रहा है वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है, कैसे नहीं जा रही, और एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, रादर एक्सेलरेशन घट के क्या होती है, जीरो हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हो नहीं सकता, वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अंदर ही देख रहे हो, दोनों केस में वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन लीनियर है ना, एक्सेलरेशन लीनियरली चेंज नहीं होती, इंस्टेंटेनियसली चेंज होती है, लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्राफ होगा, लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं ये कैसे बन गया ग्राफ। तो वैसे तो यही ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसका अगर पेपर में आएगा सीधा मार्क करना है, मेडिकल वालों के लिए तो सीधा है, नॉन मेडिकल वालों के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप इसको ऐसा, मतलब इसको करना नहीं है, देखो देखना है कि आप से अगर कोई ये पूछ ले कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है टाइम के साथ, या एक्सेलरेशन क्या होगी टाइम के साथ, कैसी चेंज होगी, इसको समझते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, अपथ्रस्ट को निगलेक्ट कर दो एक मिनट के लिए, अपथ्रस्ट मत लो, बॉडी का वेट उसको नीचे लेके आ रहा है और K/V फोर्स ऊपर है, रेजिस्टिंग फोर्स है, इक्वल टू M में। टोटल एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स से M में एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dV/dt। फिर एक काम करेंगे, ये देख रहे हो dV, ये dV वाली टर्म्स एक तरफ, ये देखो, और टाइम वाली टर्म एक तरफ। तो मैथ्स में नॉन मेडिकल वालों को +2 में काफ़ी डिटेल्ड इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाएगा, इतनी +1 के अंदर हमने की हुई है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई v वेलोसिटी है और 0 से t वेलोसिटी है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ mg माइनस kv डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ k, मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन भी करनी होती है, माइनस के नीचे आएगा। और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, ये ना, ये मैंने k ऊपर ले लिया जबकि k नीचे चल रहा था, तो हर जगह k ना नीचे लेना पड़ेगा यहाँ पे, पर चलो आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म में v की जगह v और सेकेंड टर्म में v की जगह 0, ये देखो v की जगह 0, तो लिमिट्स पुट की, फिर माइनस माइनस प्लस वाली टर्म इधर, माइनस वाली टर्म इधर आ गई, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म। फिर मैथ्स में जब लॉग राइट साइड पे जाता है तो एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आ जाता है, मैथ्स के लोग जानते हैं एक्सपोनेंट, लॉग और एक्सपोनेंट को करना, और फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करके वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल अपनी वैल्यू को चेंज करेगी। ठीक, आता नहीं है बट मेरे ख्याल से अब आइडिया समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली कैसे चेंज करेगी। तो वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली चेंज करेगी। और अभी एक स्टेप और भी अगर करना चाहें तो इंटरेस्टेड हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, dV/dt, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आएगी, करना नहीं है बता रहा हूँ, और वो भी एक्सपोनेंशियल आएगी। और मैथ्स में एक्सपोनेंशियल ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, क्या होता है, ऐसा होता है, इसलिए ये ग्राफ है। तो मैंने मैथमेटिकली बताया, आपको जरूरत नहीं है, आपको वैसे समझा रहा हूँ कि कैसे, लेकिन +2 करने के बाद ये चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन आती है, आप फंक्शन निकाल लेंगे v और a का ईजिली, बट तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई न्यूमेरिकली पूछ ले कैसे करना है तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है यहाँ तक, तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, फ्लूइड फ्लो में पहला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 2 किस्म के लिक्विड हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब लिक्विड की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर प्रेडिक्टेड है, और एक पार्टिकल जो वेलोसिटी फॉलो करेगा उसका अगला पार्टिकल वही वेलोसिटी फॉलो करेगा जो उसके पहले वाले पार्टिकल ने फॉलो की थी। तो बड़े प्यार से लिक्विड फ्लो करते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट में लिक्विड घूम घूम के बाहर आता है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। और एक नंबर है जिसको रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर रो इंटू वेलोसिटी इंटू पाइप का डायमीटर, डी स्टैंड फॉर पाइप का डायमीटर, डिवाइडेड बाई ईटा। ये फॉर्मूला याद करना है, आपकी मेंस और नीट के अंदर ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, और हमने एनसीईआरटी की शीट में ये न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर किए हुए हैं ऑलरेडी कि रेनॉल्ड्स नंबर कैसे यूज करते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है, अगर मान लो 2000 से कम है तो बोला जाता है फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट है, 2000 से नीचे है तो स्ट्रीमलाइंड है, 3000 के ऊपर टर्बुलेंट है, 2000-3000 के बीच में कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बोल नहीं सकते। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। पाइप में अगर
लिक्विड एंटर करेगा और बाहर निकलेगा किसी वेलोसिटी के साथ, तो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड और वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू सेम रहेगी। वॉल्यूम कितना एंटर कर रहा है A1 V1 और बाहर कितना निकल रहा है A2 V2, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो पहला स्टेप क्लियर है, A1 V1 A2 V2। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम। बहुत आती है, दबा के आती है बर्नौलीज, पेपर बना ही नहीं आता जिसमें बर्नौलीज ना आए। आज खुद देख लेना, आज पूरा लेक्चर आप सिर्फ बर्नौलीज ही बर्नौलीज लगाते जाओगे, इतने न्यूमेरिकल्स हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लिक्विड एंटर करता है और बाहर निकलता है तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल पर यूनिट मास, इनका सम कांस्टेंट है। बर्नौलीज इक्वेशन ये याद कर सकते हो, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। P बाय रो प्लस GH प्लस V स्क्वायर बाई 2 इज अ कांस्टेंट। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को G से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड को G से डिवाइड करके ये इक्वेशन आएगी। इसमें पहली टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड, इस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इस टर्म को बोलते हैं एलिवेशन हेड। आप विश्वास नहीं मानोगे 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 टर्म्स में पूछ रहा है कि बताओ किसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड। लो बताओ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ पता होनी चाहिए इसका मतलब। तो ये आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट आज का, वो है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स से भी पहले एक और टर्म है जिसको वेंचुरीमीटर बोलते हैं। दबा के आता है यार, ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। आप खुद देखना, चौथा प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस्ड है। वेंचुरीमीटर या किसी भी ट्यूब के ऊपर प्रॉब्लम आती हैं, उसमें ट्यूब छोटी बड़ी दी जाती है तो, और यहाँ मरकरी दी जाती है। जब ट्यूब का लिक्विड मूव कर रहा होगा तो मरकरी दब जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेशर का डिफरेंस, और मरकरी में लेवल का हाइट का डिफरेंस कितना हो गया? H हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 यहाँ पर H रो जी यूज कर सकते हो। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो क्या निकालना चाहता है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वेंचुरीमीटर की का जो काम है वो ये काम है कि वो इस ट्यूब में जो पानी बह रहा है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना चाहता है। तो अगर आप यहाँ लगाओगे तो आएगा A1 V1, अगर आप सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो आएगा A2 V2। ये निकालना है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको एरियाज गिवन होते हैं, तुम्हें वेलोसिटीज नहीं गिवन होगी। तो अगर मैं तुम्हें कोई भी एक वेलोसिटी बता दूं, अगर मैं V1 बता दूं तो A1 V1 से आंसर आएगा, अगर मैं V2 बता दूं A2 V2 से आंसर आएगा। तो V1 V2 निकालने के लिए आपको क्या लगानी पड़ती है? बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के अंदर ये बर्नौलीज की थ्योरम है, P2 डिवाइडेड बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GH। देखो ट्यूब अगर हॉरिजॉन्टल है, इवन अगर एरोप्लेन भी उड़ रहे हैं, 99% केस में पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन नहीं करते। सारी गेम प्रेशर की और वेलोसिटी की होती है। प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, सिंपल। क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल को लेते नहीं है, एक आध क्वेश्चन में लेते हैं, वो जब आएगा तब देखेंगे। वैसे 99% क्वेश्चन में लेते नहीं है। तो यहाँ से करते क्या है, यहाँ से P1 माइनस P2 एक तरफ और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 एक तरफ, प्रेशर के डिफरेंस की जगह पुट करते हैं H इंटू रो इंटू जी, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ मरकरी। ऐसे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, वर्किंग में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं, बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। बर्नौलीज थ्योरम में पोटेंशियल को कंसीडर नहीं किया, पाइप हॉरिजॉन्टल है, P1 माइनस P2 लेते हैं, यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन आके V2 बाई V1 की रेशो A1 A2 की फॉर्म में गिवन है। P1 माइनस P2 को एंड में H रो जी पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 निकाल लेंगे। V1 जो आएगा वो A1 V1 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड आएगा। तो मतलब इस तरीके से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू निकलती है। आपको याद कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट है। आज मैं न्यूमेरिकल में सीधा लगा के दिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले के काम करेंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मरकरी नहीं, उसमें गैस या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ये वाला क्यों, क्या निकलेगा? पूरी ट्यूब ने दबा दिया, लिक्विड ही है। मान लो ये पानी है, पानी यहाँ तक आ गया। अब तो मैं ये इसको ऐसे लाइन खींच लूँगा
और सिर्फ यही H2G आ जाएगा ना, लेफ्ट और राइट पे वो लिक्विड कैंसिल कर दूंगा ना, तो लेफ्ट और राइट बराबर प्रेशर दे रहे हैं। हाँ ये हो सकता है प्रेशर डिफरेंस, तभी तो देख फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ मर्करी यूज़ की मैंने, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस मैंने मर्करी से निकाला, लिक्विड को यूज़ नहीं किया मैंने ऐसे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में करके दिखाता हूँ, रुक मैं बिना फॉर्म इस चक्कर में मत पढ़ो, न्यूमेरिकल में सीधा करेंगे, उसमें वाटर ही आता है, कोई चक्कर नहीं है, सीधा आंसर आएगा इसमें। ठीक, बस 2 मिनट दो, मैं फिर करके दिखाता हूँ। तो ये बर्नौलीज थ्योरम है, और बर्नौलीज थ्योरम के आखिरी बस एक पार्ट करवा देता हूँ, जिसको बोलते हैं आपके वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। बहुत क्वेश्चन आते हैं एफ्लक्स के ऊपर, आज खुद देख लेना, बहुत क्वेश्चन आएंगे। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, अगर आपके पास कंटेनर है, आपके पास कंटेनर में एक ओरिफिस है, ओरिफिस एक होल है, ये होल बहुत छोटा है और टैंक का एरिया बहुत बड़ा है, टैंक का एरिया बहुत ही बड़ा है। तो इसमें आपको बताना है किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। होल के लिक्विड के नीचे की हाइट h डैश है और लिक्विड ऊपर कहाँ पर है, h डिस्टेंस तक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने एक पॉइंट इस पानी के अंदर लेना है और एक बिल्कुल बाहर लेना है, और आपने दोनों पॉइंट पर बर्नौलीज लगा देनी है। बर्नौलीज लगा के हाइट दोनों पॉइंट्स की सेम है, तो हाइट और हाइट तो कट गया। एक्स पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और HROG भी है, तो एक्स पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक और HROG है, और बाहर निकलती प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि पानी के चक्कर से बाहर आ गया पार्टिकल, और बाहर निकलने की वेलोसिटी भी एफ्लक्स है, और अंदर की वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, टैंक बहुत ज़्यादा बड़ा है, अंदर पानी की मूवमेंट बहुत कम है, बहुत बाहर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी अंदर 0 लेते हैं, तो इसको 0 लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स याद रखना √2gh है, h का मतलब होल के ऊपर की हाइट लेनी है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है v का √2gh। दूसरा आपको रेंज निकालनी है, अगर आपको रेंज निकालनी है तो पानी कितनी दूर जाके गिरा उसे रेंज बोलते हैं, रेंज का शॉर्टकट याद रखना है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट, ये फॉर्मूला रेंज का कर रखा है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन, आपके कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको लिक्विड एक जैसा नहीं देगा, क्योंकि ऊपर की डेरिवेशन है वो एक जैसा लिक्विड है, तो वेलोसिटी √2gh है। अगर आपके लिक्विड एक जैसा नहीं है, दो लिक्विड्स हैं, ये दो लिक्विड्स हैं, अब वो कह रहे हैं निकालो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, तो पुराने फॉर्मूले मत लगाना, तो क्या करना, इसमें आप फिर से ए और बी 2 पॉइंट लेना और बर्नौलीज लगाना। बस ए पॉइंट का जो प्रेशर लेना वो क्या लेना, ए पॉइंट का प्रेशर है, लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, पी एटमॉस्फेरिक तो होगा ही होगा, प्लस h/2 d इंटू जी होगा, ऊपर के लिक्विड का प्रेशर है, और ये हाइट कितनी है h/2 माइनस h, h/2 माइनस h इंटू 2d इंटू जी होगा, ये रहा HROG, और लिक्विड कौन सा बाहर निकल रहा है 2d, तो रो की जगह क्या यूज करेंगे 2d। हाइट को लेना नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 है और ये एफ्लक्स है, और बाहर का प्रेशर कितना है P एटमॉस्फेरिक, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 2d। सॉल्व करके आप याद कुछ नहीं करना, मुझे खुद नहीं पता आंसर न्यूमेरिकल कैसा आएगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस तरीके से आप एफ्लक्स निकाल लेना, और अगर तुमसे कोई रेंज पूछे तो मत याद करना कोई शॉर्टकट, रेंज के लिए प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना, h = 0 + ½ gt², r = vt, x एक्सिस y एक्सिस वाला, तो ये देखो y एक्सिस में h = 0 + ½ gt² से टाइम निकालना, x एक्सिस पे vt लगाना, एफ्लक्स आप निकाल चुके हो, टाइम निकाल चुके हो, r की वैल्यू आ जाएगी, और r की ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, सॉल्व करके ये r आएगा। याद मत करना, न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। हाँ एक पार्ट वो पूछ सकता है, मेरे से पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम होगी मैथ्स में, ये रेंज मैक्सिमम या रेंज स्क्वायर मैक्सिमम एक ही बात है, तो रेंज स्क्वायर को मैक्सिमम करने के लिए उसकी हाइट होल की हाइट से इससे डिफरेंशिएट करके = 0, तो आंसर जो भी आएगा इतनी हाइट पर अगर होल रखेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी। ये कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में अभी करके देखेंगे 2 मिनट बाद। फिलहाल एक रिजल्ट याद रखना है, अगर एक ही किस्म का लिक्विड है तो होल कहाँ रखें कि रेंज मैक्सिमम हो, तो होल कहाँ रखें, मिड पॉइंट पे रखें। तो अगर ये कैपिटल H हाइट ऑफ लिक्विड है तो होल को कहाँ रखना है, h/2 पे रखना है, ताकि रेंज मैक्सिमम है, ये याद रखना है यहाँ तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपके पास ये एक मान लो लिक्विड है, h हाइट का लिक्विड है, और यहाँ पर 2 होल्स हैं, एक होल H1 पे है, एक H2 पे है, होल में से पानी ऐसे निकला कि रेंज दोनों में सेम है, तो बताओ H H1 H2 का क्या रिलेशन है।
अब रेंज होती क्या है, रेंज है, इसकी रेंज क्या होगी, 2 इंटू होल के नीचे की हाइट इंटू होल के ऊपर की हाइट। अब ये ऊपर की हाइट क्या बनेगी, h माइनस h1, ये रही। और ऐसी 2 इंटू सेकेंड होल के लिए हाइट कितनी है h2 और ऊपर की हाइट कितनी है h माइनस h2, होल के नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट। तो इन्हें इक्वेट कर लेना, इक्वेट कर लिया, स्क्वेयरिंग कर लेना, एक शॉर्टकट आएगा, कैपिटल H इज H1 प्लस H2। तो जितनी पानी की हाइट है और जितनी होल्स की हाइट है वो बराबर है, और अगर ये बराबर हो जाए तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। अगर ये भूल भी जाओ तो कॉन्सेप्ट तो भूलोगे नहीं ना, रेंज मैक्स तो कर ही, रेंज को इक्वेट तो कर ही लोगे। ठीक, ये याद रखना है। और बस इसके बेस पे आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।